स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एशलॉन एंड रिड्यूस एशलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब कि जैसे हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि मैंने तीन तीन वेरिएबल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करना हो, या मैं यूं कहूं कि देखें, अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ये बेसिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करी जिसमें कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन है, इसके भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं अपने, ठीक है। और इस लाइन के भी अपने ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अभी अगर तीनों लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, मतलब ये लाइन भी, ये सेकंड लाइन फर्ज करें इधर, और थर्ड लाइन भी यहाँ से ही पास कर रही है, मतलब कॉन्कुरेंट है। तो जो इनका ये पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी होगा, बेसिकली ये वो पॉइंट होगा जो कि एक ही वक्त में इन तीनों लाइंस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। और ये लाइंस जो है वो, ये मतलब ये पॉइंट उनका सोल्यूशन सेट कहलाएगा, ठीक है। अब हमने ये चीज देखनी है कि ये किस तरह से हम जो है वो मैट्रिक्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमने एक ये बात पढ़ी थी कि जब हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है जिसमें कि हम जो है वो कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप अगर देखें तो ये वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एक्स वन है, ठीक है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट टू है, यहाँ पर थ्री है, ठीक है। इसी तरह से वाई का कोफिशिएंट टू है, फिर माइनस वन है, फिर जीरो है थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। इसी तरह जी का थ्री है, फिर वन, जी का सेकंड इक्वेशन में, थर्ड में माइनस वन है, ये कोफिशिएंट आ गए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स था, यानी एक्स वाई जी, मतलब अगर हम क्रैमर रूल या अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की, तो हम उससे इस्तेमाल करते हुए, मतलब यहाँ पे हम लिखते थे एक्स वाई जी, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर हम वो एंट्रीज बना देते थे जो कि कॉन्स्ट, मतलब जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स वाली थी, थ्री फोर वन, ये इसका एक मैट्रिक्स आ जाता था। तो अब हम एक नया मेथड यहाँ पे देखने जा रहे हैं जिसमें कि हम एशलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशलॉन फॉर्म जो है इसको समझेंगे। इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जो हमारा बी मैट्रिक्स होता है, बी मैट्रिक्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है, कि हम इसमें जो है वो कनेक्ट कर देते हैं बी को साथ ही, थ्री फोर और वन, और इस पे रो ऑपरेशन लगाकर, फिर अगर हम रो ऑपरेशन लगाकर इसमें जो हमारे पास ये एंट्रीज हैं जो कि ए मैट्रिक्स की हैं, ए मैट्रिक्स की हैं, ठीक है, अगर हम इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप दे देते हैं, या अगर फर्ज करें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी है, ठीक है, तो हम इसमें ऐसा से करेंगे, इसमें जो हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, इसकी एंट्री वन होनी चाहिए, मतलब लीडिंग जो हमारे पास टर्म है, ठीक है, ये वन होनी चाहिए, इधर वन लिखा होना चाहिए। फिर इसके बाद जो एंट्रीज आ रही हैं वो जो मर्जी हो, मतलब ये जीरो भी हो सकती हैं या जो भी नंबर है ये होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम सेकंड रो में आए तो इस वन के नीचे सेकंड रो में और थर्ड रो में जीरो आना चाहिए, मतलब पहला कॉलम जो आपका उसमें पहली एंट्री वन और बाकी दो एंट्री जीरो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये एशलॉन फॉर्म जो इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मतलब जारी बात है, हम ये रो ऑपरेशंस लगाएंगे, रो ऑपरेशंस में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, फिर दूसरी रो में से ऐड कर सकते हैं, मतलब ये सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो कि मैं आपको अभी थॉरली समझाऊंगा कैसे हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम सेकेंड रो में जीरो से आगे, मतलब जो अब सेकंड कॉलम की बात कर लेंगे, सेकंड कॉलम में और सेकंड रो में जो एंट्री लिखते हैं वो वन होनी चाहिए, मतलब अगर ये वन नहीं है, पॉजिटिव वन नहीं, तो इसको पॉजिटिव वन बनाना है हमने। वो प्लस करने से, किसी रो को प्लस करने से ये वन बनती है, या मल्टीप्लाई करने से, या इसको डिवाइड करने से बनती है, नहीं वो जो जिस तरह भी बनती है हमने इसको वन बनाना है। और उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है उसको, मतलब जो अकॉर्डिंगली बनेगा, जैसे फर्ज करें यहाँ पर टू बन जाता है, यहाँ पे माइनस फाइव बन जाता है, तो जो भी बन रहा आपने वो लिख लेना है। और इसके बाद जो वन से नीचे एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये वाली एंट्री जो है, मतलब जब हम ये बना चुके होंगे तो फिर इस एंट्री को वन होना चाहिए, ठीक है, वन होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी उसके अकॉर्डिंगली आ जाए, फर्ज करें यहाँ पर टू आ जाता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, कि हमने अपनी जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें जैसे अगर हम लास्ट में देखें तो हमने जो यहाँ पे अगर आप देखें कि जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे एक्स वाई जी से, तो पहला नंबर एक्स से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाई से, और थर्ड वाला जी से, ठीक है। मतलब एक्स और वाई का अगर आप यहाँ पे देखें कोफिशिएंट जीरो हो चुका है, तो जी का कोफिशिएंट वन है, इसका मतलब जेड की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि टू है, ठीक है।
इसी तरह अगर यहाँ से आप देखें तो y प्लस वाई वन है और z ने 2 से मल्टीप्लाई होना, 2z इज इक्वल टू बन जाएगा -5 के। और इससे अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो हम ये बनाएंगे कि x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स z इज इक्वल टू 3। मतलब देखें अभी यहाँ से हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके, सॉरी z की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके y निकाल सकते हैं, y और z की वैल्यू इसमें लिखकर हम जो है वो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ये थी जी एशलॉन फॉर्म, ठीक है। अब रिड्यूस एशलॉन फॉर्म क्या होगी कि इसी तरह हम मैट्रिक्स जब लिखेंगे उसमें ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो जैसे एशलॉन फॉर्म में मैंने कहा 1 होनी चाहिए, इस तरह होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें 0 आने चाहिए नीचे। अब इसके बाद जब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे 0 आना चाहिए। अब 1 के बाद यहाँ पर फर्ज करें कुछ भी आ रहा था, जैसे 3 या -3 और ये 4 आ रहा है या -4 आ रहा है फर्ज करें, और यहाँ पर 0 करने से ये फर्ज करें 5 बन जाता है और ये बन जाता है 9, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि बजाय इसको 1 बनाने के, यानी एशलॉन फॉर्म में इसको मैंने 1 बनाया था, लेकिन अब हम इसको पहले 1 नहीं बनाएंगे, अब हम पहले इस 1 से ऊपर जो ये 2 लिखा है इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें जो एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना होगा वो हम परफॉर्म करेंगे। अब जब हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 2 एंट्रीज इस पे अफेक्ट आएगा इनका, मतलब एक ये एंट्री, बल्कि 3 पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा। मतलब कि जब हम इसे 0 बनाएंगे तो जाहिर बात है कि ये एंट्री जो हमारी ये चेंज हो जाएगी, ये फर्ज करें 4 हो जाती है और ये वाली एंट्री भी चेंज हो जाती है, ये फर्ज करें 6 हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 बनाएंगे और इसको जब हम 1 बनाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तो ये 2 एंट्रीज चेंज होंगी, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फर्ज करें 2। और उसके बाद फिर हम इस 1 से ऊपर यहाँ भी 0 यहाँ भी हम 0 बनाएंगे, ठीक है। यानी जो हमारे पास रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म होती है इसमें हम उसके ऊपर भी 0 बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इस एंट्री को भी जारी बात है इसका इफेक्ट फेस पे भी जाएगा। ये तो 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इन एंट्रीज पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्ज करें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसको भी चले मैं फर्ज करें मैं अपनी तरफ से नंबर लिख रहा था, इसको हम फर्ज करते हैं कि ये नंबर जो आया था ये आता है 7/5, यानी मैं इसका एक्चुअल जो सोल्यूशन बनता है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 करने से ये वाली एंट्री चेंज होकर -1 बन जाती है और यहाँ पे 0 करने से ये वाली एंट्री जो है वो 4/5 बन जाती है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो x ही आएगा। मतलब अगर मैं इसे इक्वेशन बनाऊं तो ये x इक्वल टू 4/5 आ गया, मतलब एग्जैक्ट हमें वैल्यू ही मिल रही है। y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और z इज इक्वल टू आ जाएगा 7/5। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट, अब मैंने इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन नहीं की, ठीक है। जबकि जो एशलॉन फॉर्म थी उसमें हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन भी की थी। तो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में हमें एग्जैक्ट फिर हमारा सोल्यूशन ही मिल जाता है। सारे जो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम रो ऑपरेशन स्टार्ट किया तो हम थ्रू आउट रो ऑपरेशन ही परफॉर्म करते रहते हैं और फिर से हम कहते हैं कि ये रिड्यूस एशलॉन मतलब रो फॉर्म है, ठीक है, या रो एशलॉन कह देते हैं हम इसे, या अगर मैं एशलॉन की बात कर रहा हूँ तो फिर हम इसे रो एशलॉन कहेंगे फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो फिर मैं इसे कहूंगा कि रिड्यूस कॉलम एशलॉन फॉर्म है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की। तो इस तरह से हमने एक तो ये बात समझी। फिर मैं अब यहाँ पर मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ, कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि एशलॉन फॉर्म में है, ठीक है, और कुछ जो है वो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में है, ठीक है। ये एशलॉन फॉर्म है और यहाँ पर रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म है। अब कुछ ऐसे होंगे जो कि इन फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, यहाँ से समझ जाएंगे। देखें अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की या कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें सबसे पहले 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्री आ जाए 5 4, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप सेकेंड रो में आएंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट मतलब इस 1 से नीचे तो 0 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 2 जो भी है, मतलब ये 0 भी हो सकता है। यहाँ पर फर्ज करें अब ये 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 आएगा, या हो सकता है ये 0 0 हो जाए, ठीक है, ये तब भी एशलॉन फॉर्म है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये भी हो सकता है कि फर्स्ट जो हमारा कॉलम है 0 0 बन रहा हो, फिर आ जाए 1 0 0, ठीक है, 1 के नीचे तो 0 0 आएगा, फिर आएगा मतलब यहाँ पे फर्स्ट करें 0 है,
यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, और फिर यहाँ पर 0 0 0 भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 1 0 0 भी आ सकता है, तो दोनों ही रिड्यूस एशलॉन फॉर्म ही है।